हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गोल्डन गुरुकुल क्लासेस। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की प्यारी क्लास में। आज हम जो है क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट सम सीरीज लेकर आप लोगों के लिए आए हैं बच्चों। यहां पर हम एनसीईआरटी और बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे बच्चों। मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी बुक से बच्चों। राइट, का जो लेवल होता है एग्जाम के अंदर वो डिफिकल्ट हो सकता है बच्चों, ठीक है, एनसीईआरटी से। बट क्या ना, फाउंडेशन वो एनसीईआरटी ही रहेगा बच्चों, बेसिक जो है वो एनसीईआरटी ही रहेगा। राइट, क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी के बेसिस पर ही सारे पूछे जाने वाले हैं। राइट, तो हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो काफी टाइम एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और चांसेस 101% है कि वो अब भी रिपीट होंगे या फिर उन जैसे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। और जो हमारा बेसिक है बच्चों, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। 14 के 14 जो हमारे चैप्टर्स हैं उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर जो चैप्टर है बच्चों, फर्स्टली ये जो हमारा 6 मार्क्स का एग्जाम्स के अंदर आने वाला है बच्चों, 6 मार्क्स का ये हमारे पास आएगा। और इसके अंदर जो है हमारे पास एलसीएम, एचसीएफ और ये सारी चीजें हमारे पास सम रहते हैं जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं बच्चों। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के अंदर देखो ये एक फॉर्मूला है हमारा जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए रहेगा। ठीक है, इसको सब बच्चों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक्सरसाइज हम 1.1 से डिस्कस करें तो सम नंबर 4 है बच्चों, हमारा सम नंबर 4 है जिसके अंदर ये फॉर्मूला ही हमारा अप्लाई हमें करना है और यहां पर एलसीएम हमें फाइंड करना है। ठीक है, वो बिल्कुल हमें छोड़ना नहीं है बच्चों, उसको प्रैक्टिस करना ही करना है। और सम नंबर 5 है 2023 में बच्चों, ये आपका अपीयर हुआ था और इसके जो है 2 मार्क्स का ये सम आया था बच्चों। बेसिकली बहुत इजी है। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, यहां पर हम ओनली सम को डिस्कस करेंगे बच्चों, कौन से इंपॉर्टेंट सम हमारे लिए होने वाले हैं। और इसके बाद में एक नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा बच्चों, जहां पर हम चैप्टर वाइज और एक फुल जो है जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उन सभी के मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट सम और डिफिकल्टी लेवल के साथ भी कि ये एग्जाम के अंदर पुट किया जा सकता है और उनमें से कौन से केस स्टडीज रहेंगे उसका क्लास भी अलग से रहेगा बच्चों। यहां पर ओनली हम डिस्कस करेंगे कौन से सम हमें करने चाहिए ताकि तब तक आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर पाए। ठीक है बच्चों, देखो अब ये 6n वाला जो सम है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी टाइम पूछा गया है, जिसमें हमें बताना होता है कि क्या ये कभी भी कोई किसी नंबर 0 के लिए ऐड हो सकता है। ठीक है, तो इसके रीजंस भी हम डिस्कस करेंगे बच्चों। अब इसके बाद एक मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आ जाता है बच्चों कि एलसीएम एचसीएफ तो हम कर लेते हैं एनसीईआरटी के अंदर, बट कई बार हमें ऐसी सिचुएशन आती है कि इसको एलसीएम एचसीएफ, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालिए। तो इसका बहुत इजी है बच्चों, करना कुछ नहीं है। ए बी की क्यूब को बच्चों हम बी मल्टीप्लाई बी हम लिख सकते हैं और ए क्यूब बी को बच्चों ए मल्टीप्लाई बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ए हमारा कॉमन आया वो हमारा बच्चों ए और जो मैक्सिमम तक कॉमन हमारे आएंगे वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ बच्चों। ठीक है, जो बाकी के सभी बचे हुए हैं वो एलसीएम के अंदर काउंट हो जाएंगे। जैसे ए हमारा एक बार कॉमन आ गया वो आएगा बच्चों, ए बी भी हमारा एक बार आएगा और बाकी बचे बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बच्चों, ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ना एक मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये करके आपको जाना ही जाना है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ये भी हमारी काफी टाइम 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या, जब भी हम किसी इरेशनल नंबर में बच्चों, किसी भी इरेशनल नंबर में यदि हम कोई भी नंबर ऐड कर लें, कुछ भी ऐड कर लें या कुछ भी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें तो वो रहेगा इरेशनल ही बच्चों। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। कभी भी किसी नंबर में भी, जैसे हमारे पास √3 है बच्चों, अब मेरे को बोला जाता है इसमें आपको 5 ऐड करना है। ठीक है, तो ये क्या हमारा रैशनल बन जाएगा? नहीं बनेगा बच्चों। ठीक है, या फिर √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या रैशनल बन जाएगा? नहीं बनेगा बच्चों। यदि कोई भी एक इरेशनल नंबर उसमें प्लस में है, माइनस में है या फिर मल्टीप्लाई में है तो बच्चों ऑलवेज इरेशनल नंबर ही रहेगा हमारा। राइट, ये भी 1 मार्क्स के अंदर हमें काफी टाइम पूछा जाता है बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 की बात करें तो वहां से √2 को हमें प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर है, √3 एंड √5 को भी। ये सम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये देखो हमने जो डिस्कस किया ये हमारा एमसीक्यू के अंदर के क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का आएगा बच्चों। 2 मार्क्स से मतलब एक ये मार्क्स हो सकता है, एक यहां से हो सकता है। अब हम देखें तो हमारे पास जो एचसीएफ ये वाला क्वेश्चन है बच्चों और 6n वाला क्वेश्चन है, ये हमारा वेरी शॉर्ट आंसर से आएगा बच्चों। ठीक है, यानी कि 2 मार्क्स के अंदर। ठीक है, अब √2 √3 या √5 को जब हमें इरेशनल प्रूव करना है बच्चों तो ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि 3 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स का रहेगा बच्चों। ठीक है, और ये हमारा 2 मार्क्स का हो जाएगा बच्चों यहां से,
एंड देन ये 3 मार्क्स का, तो 3 2 5 और 1 6 मार्क्स का ये हमारा पूरा चैप्टर यहां से आने वाला है बच्चों। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा बच्चों, ठीक है, कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है। और राइट, और कोई इसमें कोई डाउट, कोई भी क्वेरी आता है ना बच्चों, कमेंट कर दीजिए जल्दी से, मैं वहां पर आपको हेल्प करूंगा। और यदि किसी भी बच्चों को कोई नोट्स चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो बच्चों वो यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं 8708 बच्चों 72848, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा बच्चों। यहां पर आप अपने मैसेज छोड़ सकते हैं, कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम चैप्टर सेकंड यहां पर देखते हैं। देखिए बच्चों, जो सेकंड चैप्टर है हमारा पोलिनोमियल, तो यहां से मार्क्स 20 मार्क्स का आएगा बच्चों, पर यहां से सारा 20 मार्क्स का नहीं आएगा, ये अलजेब्रा पार्ट से 20 मार्क्स का आएगा। और अलजेब्रा पार्ट्स के अंदर आप लोगों के 3 चैप्टर आते हैं बच्चों। पहला जो पोलिनोमियल है, सेकंड जो इक्वेशन इन जो है 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल है बच्चों हमारा, और थर्ड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर हैं जो कि हमारे 20 मार्क्स के होने वाले हैं बच्चों, ठीक है। कई बार क्या होता है, पोलिनोमियल से बच्चों हमारा 5-6 मार्क्स का, 7-8 मार्क्स का, 9 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। कई बार जो है जो थर्ड चैप्टर है और हमारा फोर्थ चैप्टर है, वहां से ज्यादा आ जाता है बच्चों, ठीक है। बट हमें एक चीज कंफर्म करनी है, 1 मार्क्स का सभी चैप्टर्स में से आएगा बच्चों। देखो, हमें पास होना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पास होने के लिए तो हम लड़ भी नहीं रहे बच्चों, हमारा जो मेन टारगेट है वो है कि हमें 100/100 करना है, राइट, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अब जब हम एक मार्क्स को इंपॉर्टेंस देंगे ना, तो तभी तो हमारे जो शॉर्ट आंसर टाइप एमसीक्यू जो क्वेश्चन है हमारे, जो हमारे 20 मार्क्स के आते हैं, वो ठीक हो पाएंगे, राइट। तो उसके लिए देखो, यहां से आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो 1 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। एक्सरसाइज 2.1 से बच्चों y इक्वल px दिया होगा, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, जिसके अंदर पूछा था कि यहां पर जीरोस कितने हैं ग्राफ के अंदर, ठीक है बच्चों। देखो, जब y इक्वल टू px का केस है, तो हम काउंट करेंगे ऑन x एक्सिस बच्चों, ऑन x एक्सिस, पोलिनोमियल ऑन x एक्सिस। इसका मींस क्या है, पोलिनोमियल ऑन x एक्सिस बच्चों। तो यहां पर हम काउंट करेंगे, एक यहां पर टच कर रहा है, एक यहां पर टच कर रहा है, दैट्स मींस 2 बच्चों। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए बच्चों, 2। अब जब हम बात करते हैं x एक्सिस, ऐसा भी हो सकता है, पर बहुत सारे बच्चे एक ही चीज को, एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं और वो इन्हीं को चूज कराते हैं, बट ऐसा नहीं करना। हमें ध्यान से पढ़ना है कि पोलिनोमियल ऑन y एक्सिस बच्चों, यानी कि अब हमें ये बताना है, यदि ये केस आ जाता है तो बच्चों हमारा 1 जीरो हो जाएगा, यदि हमारा ये केस आ जाता है तो 2 जीरो हो जाएगा। यहां से हमारा 1 मार्क्स बच्चों हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, राइट। अब एक्सरसाइज 2.2 की बात करें बच्चों, यहां से हमारे 3 मार्क्स 4 मार्क्स पक्के हो जाने चाहिए, बिल्कुल। देखो, जीरोस निकालना हमें आना चाहिए बच्चों, ठीक है। जीरोस कैसे निकालते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम निकालते हैं ना। और ये जैसे, और इसके बाद जीरोस के बाद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें पता होना चाहिए बच्चों। इसका एक फॉर्मूला है जो बहुत इजीएस्ट फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बच्चों, एक्स और यहां पे प्लस जो है बच्चों अल्फा बीटा इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या यहां पर तो ये है बच्चों हमारा जो कि सम आएगा और लास्ट में जो है प्रोडक्ट आएगा। बट मैनी केस में क्या होता है ना, देखो ये तो स्पेशल जब बोला जाए कि आपको सम दिया गया है, आपको प्रोडक्ट दिया गया है, उस केस में है। बट मैनी केसेज में क्या होता है बच्चों, हमें ऐसा भी बोला जा सकता है कि अल्फा हमारा 5 है बच्चों और बीटा हमारा 7 है, पर उस केस में आपको यहां पर ये डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा में 5 पुट नहीं करना है और अल्फा बीटा के प्लेस पर 7 पुट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों से ऐसी गलती हो जाती है, पर हमें ध्यान रखना है कि ये अल्फा है बच्चों, ये जीरोज है हमारे, ये सम नहीं है। सम हमें बनाना पड़ेगा। हम इससे अल्फा बीटा बनाएंगे बच्चों 5 × 7 जो कि हमारा हो जाएगा 35, ऐड करना है बच्चों 5 + 7 जो कि हमारा हो जाएगा 12 बच्चों। अल्फा बीटा 5 × 7 जो कि हमारा हो जाएगा 35 बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आपको ना ये चीज ध्यान रखनी है। सम एंड प्रोडक्ट का जो एक्सरसाइज 2.2 से बच्चों सम 2 है, सम 1 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमारा बेसिक्स यहां से ही हमारा बनने वाला है बच्चों, ठीक है। इसको मिस नहीं करना है। और हम अब बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर को। यहां से हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट होगा जो हमारे एग्जाम में हेल्प करेगा बच्चों, ये भी 20 मार्क्स। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो 4 चैप्टर मैंने कहे थे वो सारे के सारे 20 मार्क्स के अंदर ही आने वाले हैं। किसी में से हो सकता है 5 का, किसी में से 10 का आ सकता है ना। तो अब यहां से हमारा 1 मार्क्स का जरूर आएगा और वो 1 मार्क्स आप लोगों का यहां पर छुपा है बच्चों। वो कैसे निकालना है, देखो हमें इसके अंदर रेशियो दिए गए हैं, या फिर हमें ये लाइन दी जाएगी, या फिर हमें क्या एक इक्वेशन दी जाएगी जिसमें से हमें रेशियो बनाने हैं। रेशियो बनाने के बाद हमें बताना है कि ये कौन से इंटरसेक्टिंग लाइन पे है, पैरेलल पे है, कोइंसिडेंट में, और उसके सॉल्यूशन क्या होंगे। यदि हम ये बता पाए तो 1 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा बच्चों। कैसे? अब देखो, इंटरसेक्टिंग की बात करें तो a1/a2 नॉट इक्वल हो जाता है बच्चों b1/b2 के, और इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है इस तरीके से कट करेंगे बच्चों वो आपस में दोनों लाइन, और ऐसे यदि कोई भी लाइन कट करती है तो एक पॉइंट पर ही मीट करेगी, यानी कि सॉल्यूशन हमारे कितने हो जाते हैं बच्चों, ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन बच्चों, ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हमारे बन जाते हैं इस केस में, राइट। अब बात करें इस केस की तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, सॉरी इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये केस आता है बच्चों तो लाइन हमारी पैरेलल हो जाती है, यानी कि ये जो लाइन है बिल्कुल पैरेलल ये लाइन इसके चलने वाली है, ठीक है। इस केस में अब लाइनें दोनों कहीं पर मीट की नहीं मीट की, तो जब कोई लाइन मीट नहीं करेगी तो सॉल्यूशन क्या बनेगा बच्चों xy की, कुछ भी नहीं। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, नो सॉल्यूशन। क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। यदि आप इतना बता पाए तो 1 मार्क्स हो जाएगा बच्चों। अब ये जो है तीनों की तीनों इसमें इक्वल है, a1 a2 इक्वल b1 b2 c1 c2, यानी कि ये जो लाइन है
इसी के ऊपर कोई और दूसरी लाइन है। अब जब दूसरी लाइन इसी के ऊपर पैरेलल, मतलब ये एक लाइन है बच्चों, इसी के ऊपर सेम दूसरी लाइन आ गई है, तो यहां पर कितने सॉल्यूशन बनेंगे? ये तो हर पॉइंट पर मीट करें, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो यहां पर तो इतने सॉल्यूशन बनेंगे, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बच्चों, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बस आपको ये बताना है बच्चों, एक मार्क्स पक्का। ठीक है, ये तो हमने कर लिया बच्चों एक मार्क्स की बात। अब न्यू एनसीईआरटी की बुक से हम बात करेंगे कौन से क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के जो हमारे लिए फाउंडेशन फंडामेंटल्स का काम करेंगे हमारे स्कोर को 90 तक पहुंचाने में, राइट बच्चों? क्योंकि देखो, जिस बच्चे ने फंडामेंटल्स क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, वो ये एनसीईआरटी फॉलो करके 90 मार्क्स बिल्कुल इजीली ले सकता है बच्चों, राइट? और यदि कोई ज्यादा मेहनत करे बच्चों तो वो 100 भी लेकर आ सकता है। पर ये बहुत जरूरी है, आपको एक चीज करना है बच्चों, रटना नहीं है इन सबको। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सम आएंगे, ये सम ऐसे आएंगे, पर सम उसके जैसे मतलब थोड़ा चेंज हो सकता है, समझ रहे हो आप? अब उसमें आपको क्या समझना है, जब भी वो सम करे ना, उसकी डिटेल तक जाना, आपको बिल्कुल डीपली आपको सर्च करना है बच्चों उसमें, कि क्या क्या चीजें और किस वजह से ये सम हो रहा है, ऐसा क्यों आया, कहां से आया, क्यों हो रहा है। एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन आपको अपने आप से पुट करना है, या फिर मेरे से आप पुट कर सकते हैं बच्चों। मैं आपको स्क्रीन पर नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा बच्चों, वहां पर आप मेरे को व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। जितने भी डाउट्स आ रहे हैं बच्चों, आपके हर एक डाउट को सोल्व करेंगे, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, अब देखो एनसीईआरटी से 3.1 से हमारा सम नंबर फर्स्ट एंड 5 रहेगा। एक्सरसाइज 3.2 की बात करें तो सम नंबर सेकंड, जो सम नंबर थर्ड का सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों। और एक्सरसाइज 3.3 से बात करें तो सम नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बच्चों आप लोगों के लिए। ये हो गए हमारे न्यू एनसीईआरटी से। एक क्वेश्चन है बच्चों, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है? इस क्वेश्चन की मैं यहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लगा रहा हूं, वहां से वो क्वेश्चंस आपको कर लेना है, बिकॉज एग्जामिनेशन मतलब कि एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर वो एक्सरसाइज हट गई है बच्चों, बट ये क्वेश्चंस अभी भी स्टिल 2 इयर्स से पुट किया जा रहा है एग्जाम के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस लगा दूंगा, उसको आपको जरूर लगाना है ये। और ये जो क्वेश्चन सारे सोल्व करेंगे वो हम एक अलग से क्लास बनाएंगे बच्चों, वहां पर करने वाले हैं, राइट? अब देखते हैं बच्चों हम चैप्टर फोर्थ बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो फोर्थ चैप्टर के अंदर हमारे पास एक एक मार्क्स की यदि हम बात करें तो वो यहां से निकलेगा आपका, और यहां से आपका निकलने वाला है, राइट? कैसे बच्चों? देखो, रूट का जो मेन फॉर्मूला है वो आपको ना अच्छे से पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी, और ये ए बी सी कहां से आते हैं बच्चों? हमारे पास जो इक्वेशन होती है ना क्वाड्रेटिक, क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? ये जो ए है बच्चों, ये जो b है, ये यहां से आते हैं। जो x के सामने है a है, b x के सामने b है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c है, और वो यहां पर आप लोगों को पुट करनी है बच्चों, राइट? तो इस तरीके से रूट फाइंड करते हैं। अब इसमें ना नेचर ऑफ रूट्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैटर है बच्चों, एक मार्क्स के अंदर देखें तो। अब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन है, जिसमें ग्रेटर देन है वो 0 से, तो वहां पर हमारे ना टू डिफरेंट रूट बच्चों, टू डिस्ट्रिक्ट जो है रियल रूट्स आपको मिलेंगे, टू डिफरेंट आपको रूट्स वहां पर मिलने वाले हैं, राइट? तो टू डिफरेंट रूट्स का मतलब ये हुआ कि जो हमारे मान लीजिए एक्स की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो हो सकता है एक आए और एक 2 आए बच्चों, ठीक है? ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। और यदि इक्वल 0 आ जाता है बच्चों, क्या आ जाता है? इक्वल 0 का केस है, उस कंडीशन में आपको क्या होगा, यहां पर टू इक्वल रूट्स आपको मिलेंगे, टू इक्वल रूट्स आपको मिलेंगे। इक्वल रूट्स में क्या होगा, जो x है ना वो 1 होगा, और सेकंड जो x होगा वो भी 1 होगा। 2 है तो 2 2 होगा, दोनों 4 है 4 4 होगा, राइट? अब यदि लेस देन की कंडीशन है बच्चों, ठीक है? ग्रेटर देन था, इक्वल था, और लेस देन, यदि लेस देन है तो बच्चों नो रियल रूट्स। बिकॉज क्यों? क्योंकि लेस देन में क्या होगा ना, ये जो अंदर वाली जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस में आ जाएगी बच्चों, और जब ये माइनस में आएगी तो रूट से बाहर नहीं आ पाएगी, इस वजह से इसके नो रियल रूट्स होंगे। ये आपको कंडीशन क्लियर है तो बच्चों एक मार्क्स डन है। अब देखते हैं जो हमारे बड़े क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस न्यू एनसीईआरटी से बच्चों। एक्सरसाइज 4.1 का सम नंबर 2 का फोर्थ पार्ट बच्चों आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। एक्सरसाइज 4.2 से बात करें तो सम नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट एंड सम नंबर 5 बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.3 से सम नंबर सेकंड आपको करना ही करना है, राइट? तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों हमारा। अब हम बढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ, जहां से हमारी टोटल 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम एक नई यूनिट शुरू करेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर 5 एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या चीज और कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्टली तो आपका ना ये जो 3 या 2 फॉर्मूलाज है हमारे पास चैप्टर एपी से, वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों। an का जो फॉर्मूला है a + n - 1d, राइट? sn का n/2 2a + n - 1d, a क्या होता है बच्चों हमारा, n, और d क्या होता है, ये सब चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और एक n/2 a + an है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों। कई बार क्या होता है, sn का फॉर्मूला हमें पूछ लिया जाता है एक मार्क्स के अंदर, और वहां पर लिखा होता है n/2 ए प्लस एल बच्चों, ठीक है? अब वहां पर हम तो कंफ्यूजन में आ जाएंगे क्योंकि हमने तो पढ़ा नहीं, तो इस वजह से ये फॉर्मूला भी ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म बच्चों, ठीक है?
तो बस इस तरीके से ये भी पूछा जाए तो भी एसएन की इक्वल होगा। तो यहां से आपका 1 मार्क्स आ सकता है, 1 मार्क्स का सम बनेगा बच्चों, राइट। अब बात करेंगे वेरी शॉर्ट और जो है लॉन्ग क्वेश्चंस की, वो एक्सरसाइज 5.2 से सम 7 to 17 बच्चों, ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी वैसे तो हमें सारी करनी चाहिए, बट यदि हम चाहते हैं कि कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ही हम करें तो बस 7 to 17 कीजिए आप, ठीक है। और इसमें से जितने भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, आपको यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, वहां पर आपको पिन करना है, मेरे को पूछना है बच्चों, मैं आपको हेल्प करूंगा प्रॉपर, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 की बात करें तो वहां से सम 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 एंड 13, 14 बच्चों ये मिस नहीं करना है, बिकॉज क्योंकि केस स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एपी से आते हैं बच्चों, वैसे तो कई चैप्टर से आते हैं बट एपी से भी पुट किए जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें क्या ना यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस हमें डीपली करने पड़ेंगे। और कोई भी इसमें जैसे कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी डाउट्स है, तो कमेंट करते रहिए बच्चों, मैं हेल्प करूंगा आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर एपी से हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। अब हम देखते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट जो है हमारा यहां पे ज्योमेट्री पार्ट बच्चों, उसको स्टार्ट करेंगे, राइट। देखो जो अब हम बात करेंगे ज्योमेट्री की, जो ज्योमेट्री पार्ट है वो हमारा 15 मार्क्स का आएगा एग्जाम के अंदर बच्चों, जिसके अंदर हमारे 2 चैप्टर्स होंगे, एक ट्राइंगल और एक सर्कल चैप्टर होगा बच्चों। मोस्टली जो आता है हमारा ट्राइंगल चैप्टर से आता है, सर्कल से मतलब बहुत कम आता है बच्चों, कभी कभार आता है, पर सर्कल से भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ट्राइंगल चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों हमारे लिए। देखो थ्योरम 6.1 जो बीपीटी है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत बार आती है बच्चों, बहुत ज्यादा बार आती है, तो इसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना है हमें। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। और इसके बाद थ्योरम 6.2 इनवर्स ऑफ बीपीटी है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी क्वेश्चंस के अंदर भी हमें पुट करनी होती है, और मैं बात करूं तो डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है, ऐसा नहीं होगा कि इनवर्स ऑफ बीपीटी दिया जाएगा बच्चों, इसकी एक स्टेटमेंट होती है, वो आपको पढ़नी है प्रॉपर, ठीक है। थ्योरम 6.1 की वो स्टेटमेंट आपको वहां पे पुट करी जाएगी, राइट। तो वहां से आपको पता चलेगा कि मेरे को इनवर्स से पूछा है, मेरे को बीपीटी पूछी है, राइट। अब सिमिलरिटी क्राइटेरिया की बात करें, कोई भी ट्रायंगल है बच्चों तो उसका सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है, यदि उसके 2 एंगल बराबर हैं तो भी वो हमारी सिमिलर ट्रायंगल होगी, यदि उसका साइड एंगल साइड बराबर है, साइड साइड या एंगल साइड एंगल, तो इन 3 केस में हमारी कोई भी ट्रायंगल जो होगी वो एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगी बच्चों। ये आपको याद रखना अच्छे से, कौन कौन से वो हमारे 4 क्राइटेरिया हैं। अब एनसीईआरटी पर आते हैं बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 से हमारा सम नंबर 9, 10 और एग्जांपल 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट, ठीक है। और 6.3 से बात करें तो यहां पर हमारा सम नंबर 10, 11, 12 एंड 13, 14, इसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है बच्चों, हर बार आता है, तो बिल्कुल इसको बेसिक से जो है डीपली वहां पर जाकर आप सोल्व कीजिए, कुछ भी डाउट आए तो कमेंट कीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कल चैप्टर की तरफ बच्चों। देखो जो अब सर्कल जो चैप्टर है वहां से हमारे पास 15 मार्क्स का आएगा ट्रायंगल और सर्कल से, तो बेसिकली 1 मार्क्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो इसका बेसिक्स रहेगा बच्चों। कैसे, जैसे ना हम कभी भी किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से यदि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बच्चों सर्कल के ऊपर, तो जो हमारा टेंजेंट की लेंथ है तो वो ऑलवेज इक्वल होगी बच्चों, ये सब बच्चों को ये कंफर्म होगा, यानी कि जो पी है बच्चों वो हमारा पीबी के इक्वल हो जाएगा, राइट, पीबी के इक्वल होगा बच्चों, ये हमें पता होना चाहिए। और सेकेंड थिंग, जब हमारी यहां से बच्चों रेडियस जाएगी यहां से, तो यहां पर जो एंगल बनता है ना बच्चों, यहां पर जो एंगल बनता है वो ऑलवेज 90 डिग्री का होगा, एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल, और ये दोनों एंगल होंगे बच्चों 90 डिग्री के इक्वल, राइट। और जब यहां पर यदि कभी भी हमें चोड़ दी जाए बच्चों, क्या दी जाए, चोड़, ठीक है, तो चोड़ के केस में क्या होगा, पी ऑलरेडी मेरा पीबी के इक्वल है बच्चों, पी ऑलरेडी मेरा पीबी के इक्वल है, जिस वजह से आइसोस्केलस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होगी, आइसोस्केलस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होगी जिसके अनुसार एंगल पी ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल पी बी ए के। वो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, अपोजिट, जब भी हमारे अपोजिट सॉरी साइड बराबर है, कोई भी 2 साइड बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल हमारे इक्वल हो जाते हैं बच्चों। और कभी भी यदि हमें 2 अपोजिट एंगल दिए गए हैं जो कि इक्वल है तो उनकी साइड्स बराबर हो जाती है, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है बच्चों, ये आपको याद रखनी है, यहां से 1 मार्क्स बन सकता है बच्चों हमारा, राइट। अब इसके बाद देखो थ्योरम जो है हमारी 10.1 एंड 10.2 मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। अब इसके बाद जाते हैं एग्जांपल सेकंड एंड थर्ड है, ये आपको बहुत अर्जेंट बेसिस पे करना है बच्चों, ठीक है, कई बार ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है। और अब एक्सरसाइज 10.2 में जाएंगे बच्चों, जहां से हमारा सम नंबर 9, 11, 12 एंड 13 आपको करना ही करना है, राइट। और इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर क्या होता है ना, जब भी हम कोई भी सम सॉल्व करते हैं, कुछ भी आपको यदि प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, तो कमेंट करते जाइए बच्चों, मैं आपको हेल्प करूंगा, नंबर आपको दिख रहा होगा, वहां पे आप पूछिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखो जो अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारी एक सिंगल जो है चैप्टर रहेगा,
देखो जो अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारा चैप्टर 7 होगा, जहां पर हमारा बेसिकली चैप्टर 7 से डायरेक्ट मार्क्स 6 का हमें पुट किया जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यहां से जो हमारी एनसीईआरटी पोर्शन है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं वहां से, बिल्कुल एज इट इज जैसे क्वेश्चंस आते हैं जैसा हमें एनसीईआरटी बुक में दिए गए होते हैं, राइट। तो अब हमें एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जो कि हमें पता होना चाहिए बच्चों कहां पर लगाना है, और सेक्शन फॉर्मूला होता है इसको कहां पर अप्लाई करना है, ये मेन थिंग है बच्चों, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि डायरेक्ट डिस्टेंस कहां पर अप्लाई करें और जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है कहां पर अप्लाई करें, राइट। तो वो सारी कंफ्यूजन आज अभी हम दूर करेंगे बच्चों। देखो डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास जब भी कभी कोई डिस्टेंस ए भी दिया गया है, अब हमें पूछा है कि इसके बीच में जो है टोटल डिफरेंस कितना है, या यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस लगेगा, तो उस चीज के केस में हम बच्चों डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, जो इसके वर्टिसेज है x1 y1 x2 y2, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करेंगे और उनको डिस्टेंस को फाइंड करेंगे बच्चों, राइट। अब हमें बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है बच्चों, ये ना हमारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए अप्लाई होता है। जैसे सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो डिस्टेंस तो क्या है, डायरेक्ट ए से बी का डिस्टेंस, ठीक है। सेक्शन कैसे, जैसे आपकी क्लास है बच्चों, अब क्लास के दो सेक्शन है, ए सेक्शन एक बी सेक्शन, तो ए सेक्शन और बी सेक्शन में क्या, दोनों में 10वीं क्लास के बच्चे, मतलब सेमी पार्ट के ऊपर दो चीजें हमें दी गई है। या फिर अब हमें ट्राई सेक्शन बोला है तो उसके तीन पार्ट हो गए, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी बच्चों, ठीक है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई होता है, जैसे हमारे पास एक जो है लाइन है बच्चों, ए है ये बी है। अब इसको इन्होंने बोला कि इसको दो पार्ट में बांटना है हमें, कितने पार्ट में, दो पार्ट में। तो बच्चों सेक्शन यहाँ पर दो पार्ट में हो जाएगा, तो डायरेक्ट रेशियो 1:1 हो जाएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट रेशियो। एक अपनी साइड से भी रेशियो दे देते हैं, 2:7 है, 5:7 है, ठीक है। तो ये जो रेशियो है बच्चों, ये हमारा m और n है इस फॉर्मूला के अंदर, राइट। और जो x2 x1 है बच्चों, वो हमारे a की रेशियो x1 y1 और एक b के हैं बच्चों, जो कि हमारा x2 y2 है, b के कोऑर्डिनेट है। अब हम यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, जिसका नाम मान लीजिए हम p रख लेते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाया जाता है। अब इसमें कितने p है, मान के चलो ये p है बच्चों, यदि इसको और पार्ट करने p1 का, ठीक है, तो वो भी सेम फॉर्मूला से, यदि यहाँ पे p3 है तो इसके फॉर्मूला, इसके जो है हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो वो भी सेक्शन फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी बच्चों, डिस्टेंस कहां पे अप्लाई करना है, सेक्शन कहां पे अप्लाई करना है। तो ये अच्छे से होने के बाद बच्चों हम एनसीईआरटी पर पूछते हैं, जहां से हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट सम जो होने वाले हैं वो हमारे सम नंबर जो है एक्सरसाइज 7.1 से सम नंबर 3, 7, 8, 9, 10, ये सारे के सारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट सम होंगे, ठीक है। जहां से हमें वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों। लॉन्ग के अंदर मेनली आपके एक्सरसाइज 7.2 से, जहां सम नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, यहां से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट मिलेगा बच्चों, ठीक है। और यदि आप इन सभी क्वेश्चंस को डिटेल्ड में पढ़ना चाहते हैं बच्चों, तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वहां पे आपके लिए एक अलग से क्लास लेकर आऊंगा, और फिर भी कोई डाउट क्वेरी है तो कमेंट कीजिए बच्चों, मेरे को व्हाट्सएप कीजिए आप लोग, ठीक है। और राइट, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट ट्रिग्नोमेट्री की बच्चों, जहां पर हमारे पास दो चैप्टर होने वाले हैं, राइट। देखो जो अब हम बात करेंगे यहां पर यूनिट 5 की। यूनिट 5 हमारा है ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर बच्चों हमारे दो चैप्टर होंगे, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। पर बच्चों यहां से हमारा 12 मार्क्स का आएगा, राइट। इस चैप्टर में से डायरेक्ट सम आपको पूछे जाएंगे, इस चैप्टर में से आपको केस स्टडी पूछी जाएगी, राइट। तो यहां पर देखो सबसे पहले जो हमारे 1 मार्क्स के सम है, वो वहां से कैसे हमारे लिए आएंगे बच्चों, ये आइडेंटिटीज होती है हमारे पास, 3 आइडेंटिटी, इनको आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। क्या, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बच्चों, राइट। और जो हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, बेसिकली वो बच्चों सारा का सारा चैप्टर हमारा डिपेंड है राइट एंगल ट्रायंगल पर। किसके ऊपर बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल पर, ठीक है। ये इसी के ऊपर ही अप्लाई होते हैं, जो हमारे साइन कोस टर्म्स है ना, ये सारे इसी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इसी ट्रायंगल के ऊपर हमारे अप्लाई होते हैं। तो बेसिकली अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अराइज हो रहा है बच्चों, वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमें कोई भी एंगल पूछा जाए, लाइक हमें पूछा जाए साइन ए की वैल्यू बताइए, ठीक है। जिसके लिए हमें एक बेसिक चीज है बच्चों, वो पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जो कि मैप होती है बच्चों किसके साथ, साइन थीटा डिवाइड बाय कोसिकेंट थीटा। और जो P का मतलब बच्चों परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनियस, B का मतलब बेस बच्चों, राइट। और इसके बाद ये हमारा हो जाएगा कोस थीटा डिवाइड बाय सीकेंट थीटा।
इक्वल टू टेन थीटा डिवाइड बाय कोट थीटा। अब हमें कोई भी वैल्यू निकालनी है ना, फर्स्टली साइन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, पी बाई एच, ठीक है। कोसिकेंट की निकालनी है तो क्या हो जाएगी, एच बाई पी, ठीक है। अब साइन की वैल्यू जैसे हमें साइन ए निकालना है बच्चों, पी बाई एच हो गया। अब बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट पी बाई एच लिखेंगे और लिख देंगे ए बी बाई एसी बच्चों, एसी क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक है, ऐसा लिख देंगे बच्चों हम। पर उसके बाद देखो क्या ये सही है, बिल्कुल भी नहीं बच्चों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट। क्यों, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। जब भी हमें साइन ए पूछा जाए, कोई भी एंगल हमें दिया जाए, तो हमें फर्स्टली एनालिसिस करना है कि एंगल कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। यदि एंगल ए यहां पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा बच्चों। यानी कि अब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है बच्चों, हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा हर एक कंडीशन के अंदर, राइट। तो अब देखिए साइन ए की जो वैल्यू थी बच्चों, P हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से BC एंड हाइपोटेनियस हमारा AC हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर है बच्चों। और यदि हम बात करें साइन जो एंगल C की और एंगल B की, साइन C एंड साइन B के केस में बच्चों ये दोनों सेम रहेंगी, क्योंकि जब C एंगल होगा तो परपेंडिकुलर ए बी होगा, जब बी एंगल की बात होगी तब भी परपेंडिकुलर ए बी ही रहेगा। तो उस केस में हमारा जो परपेंडिकुलर है बच्चों वो ए बी हो जाएगा और हाइपोटेनियस ए सी रहेगा। इन दोनों केस में ए बी बाई ए सी और ए की केस में बी सी बाई ए सी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.1 का सम 6 एंड 10 आपको मिस नहीं करना है बच्चों। शॉर्ट आंसर टाइप में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आपको पूछे जाएंगे इनमें से एक। और एक्सरसाइज 8.2 सम नंबर 3rd एंड 4th से बच्चों आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप के अंदर क्वेश्चंस आने वाला है। और 8.3 जो है सम नंबर 3rd एंड 4th वो भी शॉर्ट आंसर के अंदर आपको पूछा जाएगा। और जो 4th पार्ट है बच्चों उसका एक सिंगल सम भी आप मिस मत कीजिएगा, बिकॉज और उस 4th पार्ट को बच्चों आप 5 से 6 बार या 10 बार आप ट्राई कर लीजिए, कोशिश करिए बच्चों सारे सम 10-10 बार हम कर ले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमारी प्रैक्टिस का खेल है बच्चों। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो सम हमें डिजाइन करके दिया है वो ऐसे सम है, चाहे अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम के अंदर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, यदि हम ये 4th पार्ट अच्छे से जानते हैं तो सारे सम इजीली कर लेंगे बच्चों हम, राइट। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बच्चों। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर 9 की तरफ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर बच्चों 12 मार्क्स का दोनों सेम रहेगा। जहां पर सबसे बड़ी बात है कि केस स्टडी हमारे लिए 4 नंबर की यहां से बिल्कुल कंफर्म आएगी ही आएगी बच्चों। अब बेसिक की बात करें तो इसका एक बेसिक ये है बच्चों कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बच्चों, जब भी हम किसी चीज को नीचे के पॉइंट से, जैसे हम यहां खड़े हैं और ये हमारी बिल्डिंग है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहां से मैं किसी बिल्डिंग को देख रहा हूं, तो ये जो एंगल है बच्चों ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है। और जब मैं किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं बच्चों, ठीक है, मैं देख रहा हूं किसी कार को यहां से, तो ये जो मेरा होगा बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जितना एंगल बनेगा ये उतना ही एंगल यहां पर भी बनेगा, इसको हम बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जो केस स्टडी रहेंगे बच्चों वो हमारे न्यू एनसीईआरटी के बेसिस पर भी हो सकते हैं और कुछ बाहर से भी आ सकते हैं, बट फंडामेंटल बेसिक्स यही रहने वाले हैं सब। सम नंबर बच्चों इंपॉर्टेंट जो है हमारा 2nd, 6, 7, 9, 10, 12, 15 और एग्जाम्पल नंबर 7 बच्चों, ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यदि आपको कोई भी क्वेरीज या डाउट आ रहे हैं बच्चों तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए और मेरे को व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करते रहिए बच्चों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट। देखिए बच्चों अब हम देखते हैं 6th यूनिट जो कि हमारी है मेंसुरेशन। यहां से आपका 10 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर आपके 2 चैप्टर होने वाले हैं बच्चों। एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रहेगा, राइट। अब इसमें बेसिक क्या चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में देखें तो बच्चों हमें पता होना चाहिए सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, आर्क क्या है बच्चों, राइट। यदि हमें ये चीज मालूम है सर्कल में कहां पर एग्जिस्ट करती है तो हमारे लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, राइट बच्चों। देखो अब जब हमें निकालना है सेक्टर बच्चों, तो कभी भी जैसे आपने ना पिज्जा खाया होगा बच्चों, तो पिज्जा की जो स्लाइस कटती है ना वो इस फॉर्म में कटती है, राइट। तो ये जो फॉर्म है बच्चों ये हमारा सेक्टर की फॉर्म है, राइट। यहां पर एक आपको थीटा दिया जाता है बच्चों जिसमें, ठीक है, और ये आपकी जो टोटल शेप बनी है ये आपकी एरिया ऑफ सेक्टर इसमें बनेगा। जब हम बात करते हैं माइनर सेक्टर की बच्चों,
ये वाला जो एरिया है मेरा, ये वाला जो एरिया है, ये मेरा बच्चों माइनर सेक्टर हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? माइनर सेक्टर बच्चों। और जो बाकी का बचा हुआ सारा है बच्चों, वो हमारा मेजर सेक्टर बन जाएगा, मेजर सेक्टर बच्चों, राइट। तो ये जो सारा बचा हुआ है, ये वाला सारा, ये हमारा मेजर सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्मॉल वाला है, ये माइनर सेक्टर। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। जब हमें माइनर सेक्टर निकालना है तो बच्चों हम अंदर वाला थीटा यहाँ पे पुट कर देंगे। जब हमें मेजर निकालना है तो बच्चों जो ये बाहर का हमारे पास थीटा आएगा वो पुट कर देंगे, वो मेजर सेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों सेगमेंट की। सेगमेंट कहां पर होता है? जैसे ये मैंने यहाँ पे एक चौड़ लगाई बच्चों, जो ये दो रेडियस थी ना, अब रेडियस के बीच में मैंने एक चौड़ लगाई, तो चौड़ लगाने के बाद यहाँ पर मेरा एक एरिया बन जाता है बच्चों, जो कि आप देख पा रहे होंगे, यहां से मैंने डार्क कर दिया है। तो ये जो मेरा एरिया यहाँ पे बना है, इसको हम बोलते हैं बच्चों सेगमेंट। ये कैसे निकलता है? पहले हम पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे बच्चों, उसके ऊपर है ना, आप देखेंगे यहां से ये जो बन रही है, ये मेरी आइसोस्केलस ट्रायंगल बन रही है। आइसोस्केलस कैसे बच्चों? आइसोस्केलस ऐसे क्योंकि ये दोनों रेडियस, दोनों साइड रेडियस है बच्चों, रेडियस दोनों की सेम रहेगी, आपको पता ही है, एक सर्कल के अंदर है बच्चों। तो ये जो है, ये मेरी यहां पर एक ट्रायंगल बन जाती है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यदि मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो बच्चों नीचे वाला हिस्सा जिसको मैंने आपको अभी बताया था, ये जो मैंने डार्क अभी किया है नीचे वाला, तो ये मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट बन जाएगा। ये मेरा बच्चों एरिया ऑफ सेगमेंट बन जाएगा, राइट। और ऐसे इसको निकाल सकते हैं। और हर एक एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपको मेनली एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों, वो क्या रहेगा? √3/4 साइड का स्क्वायर बच्चों, क्या? √3/4 साइड का स्क्वायर। रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन होगी बच्चों, ठीक है, वो हम यहां से पता कर लेंगे। और √3/4 हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, वहां अप्लाई करेंगे, देन हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट पता चल जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क की। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे होती है? जैसे हमने ये एक सेक्टर बनाया बच्चों, ठीक है, सेक्टर के अंदर यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, जिसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं यदि कंप्लीट की बात करें तो, पर जब हम इसका शॉर्ट पार्ट लेने जाते हैं तो बच्चों हम इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क बच्चों, ठीक है। ये कैसे निकलेगी? θ/360 और जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr, वो अप्लाई करेंगे बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क हमारी यहां से निकल जाएगी, राइट, ठीक है। ये हमारी इंपॉर्टेंट थिंग है, यहां से हम 1 मार्क्स 2 मार्क्स अच्छे से निकाल सकते हैं बच्चों। और इससे भी बेस्ट ये है कि जब हमारे पास ये केस स्टडी में क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, वहां पर ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। अब एक्सरसाइज न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.1 में देखें बच्चों, सम नंबर 3, 8, 9, 12 एंड 13 इज मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए बनेंगे बच्चों। इनको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। ये सम्स आप अभी के अभी आज के आज ही कर लीजिए। और बात करें केस स्टडी की, तो केस स्टडी के लिए बस आपको फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी सारी चीजें इजीली आपकी सॉल्व हो जाएंगी बच्चों। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर 11th, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बच्चों, ठीक है बच्चों। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमारे पास एक मेन थिंग जो है, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्यूजन जहां पर बच्चों की रहती है, वो होता है टीएसए, सीएसए एंड एलएसए बच्चों। टोटल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया बच्चों। जब भी टीएससी की बात होती है और सीएससी की बात होती है तो उसमें क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप कैसे पता कर पाएंगे, वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्टली देखो, हमें जैसे ना लाइक एक शेप दी गई है बच्चों, हमारे पास ये शेप है बच्चों सिलेंडर की, राइट। तो जो ये शेप है, इसका हमें टीएससी निकालना है, तो इसमें हमें ना कंप्लीट काउंट करेंगे बच्चों। यदि हमें इसका सीएस से निकालना है तो ऊपर नीचे सारी काउंट करेंगे, टीएससी के अंदर सीएस से निकालना है तो हम क्या क्या इसमें से छोड़ देंगे बच्चों। जो ये टॉप है और जो ये बॉटम है, टॉप किस शेप का है बच्चों? सर्कल का। बॉटम भी किस शेप का है? सर्कल का। तो जब भी हम सिलेंडर के सीएसए या फिर एलएसए की बात करेंगे तो वो हमारा हो जाता है बच्चों 2πr/h बच्चों, ठीक है। कितना हो जाता है? 2πr/h, जिसमें हाइट भी होती है हमारी और रेडियस भी होती है बच्चों, ठीक है। जब कब सीएसए की बात होती है, करंट सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, दोनों एक ही होते हैं आपके, ठीक है। अब लेटरल क्या बच्चों? लेटरल तो हमारा जो है बेसिकली अप्लाई होता है जो हमारे क्यूब है, क्यूबॉइड है, वहां पर तो हम एलएसए यूज करते हैं, राइट। और करंट कहां पर यूज करते हैं बच्चों? जब हमारी शेप स्फीयर हो जाती है, सिलेंडर हो जाती है, राइट, तो वहां पर हम सीएसए यूज करते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, करंट और लेटरल क्या है बच्चों, राइट। अब जैसे अब मैं बात करूं तो टीएसए की, टीएसए में क्या होगा? जो ये वाला सर्कल है बच्चों, ये सारा भी काउंट होगा और ये जो नीचे है बच्चों, ये सारा भी काउंट होगा, ठीक है। बट यदि सीएसए की बात करूं तो ये सारा यहां से हट जाएगा, ऊपर और नीचे वाला जो मैंने अभी ब्लैक किया बच्चों, ये काउंट नहीं होगा। और यदि मैं बात करूं टीएसए की, तो ये सारा का सारा इसमें काउंट हो जाएगा बच्चों। ये सारा, ये वाला भी नीचे तक का। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ऊपर की जो शेप है बच्चों, वो किस टाइप की है? सर्कल, यानी कि एक πr² हो गया, और नीचे की शेप भी किस टाइप की बच्चों? πr², एक और πr² हो गया।
तो बस 2 पाई r² बच्चों, 2 पाई r हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारा रहा h और प्लस हो गया बच्चों r, राइट। तो ये इस तरीके से आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रही बात वॉल्यूम की, वॉल्यूम में हम किसी भी चीज का वेट फाइंड करते हैं बच्चों, ठीक है। वॉल्यूम के फॉर्मूलाज आपको अच्छे से कर लेने और टीएससी सीएससी के भी सभी फॉर्मूलाज आपको रट लेने बच्चों। देखो यदि आपको बहुत अच्छे से सीएससी टीएससी की जानकारी चाहिए तो एग्जाम्पल नंबर 3 है बच्चों, उसको आप डीपली कर लीजिए, बिल्कुल डीप से डीप कर लीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से हो या एग्जाम में कहीं से भी पूछा जाए, कहीं पर भी आप फंसेंगे नहीं बच्चों, आपको हर एक डिटेल पता चल जाएगी। अब एग्जाम्पल 5 की बात करें, यदि आप लोगों को वॉल्यूम में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, तो एग्जाम्पल 5 को बार बार कीजिए, 3 4 5 बार कीजिए बच्चों। कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर वॉल्यूम का, आप उसमें फंसेंगे ही नहीं बच्चों, बहुत इजीएस्ट तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। बस एग्जाम्पल 5 को आपको बहुत बेस्ट तरीके से रट लेना बच्चों, राइट। अब देखो न्यू एनसीईआरटी से मोस्ट इंपोर्टेंट सम की बात करेंगे बच्चों। देखो यहां से आएगा तो 10 मार्क्स का ही, 5 इसमें चला जाएगा, 5 मान के चलो इसमें चला जाएगा, कभी 6 यहां तो 4 यहां हो जाएगा, क्योंकि एक केस स्टडी आनी है बच्चों इन दोनों चैप्टर से, ठीक है। तो टैलो पॉइंट 1 में सम नंबर 5 6 एंड 7 मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे बच्चों आपके लिए, ठीक है। और यदि हम बात करें सम नंबर एक्सरसाइज 12.2 से, जहां पर सम 3 5 एंड 6 रहेगा, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं बच्चों। यहां से आपको कोई भी सम मिस नहीं करना है। इसमें आपको एक और एग्जांपल ऐड कर लेना बच्चों, एग्जांपल 7 है वो आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे मेंसुरेशन के अंदर जो चैप्टर आते हैं बच्चों, काफी ज्यादा इन को आप ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा हर एक सम के अंदर और पूरी हमारी कैलकुलेशन बदल जाएगी, तो उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे लास्ट यूनिट की तरफ, जो कि हमारी 7th यूनिट रहेगी बच्चों। देखो बच्चों अब लास्ट यूनिट है हमारी यूनिट 7 बच्चों, जहां पर हमारा 11 मार्क्स का यहां से आने वाला है बच्चों, जिसमें हमारे 2 चैप्टर होंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड होगा प्रोबेबिलिटी बच्चों, राइट। अब स्टैटिस्टिक्स की बेसिक्स की बात करें बच्चों, क्योंकि देखो एक सम यहां से 101% आएगा बच्चों, ठीक है। चाहे वो मीन का है, मोड का है या मीडियन का है, या फिर एक ऐसा सम आ सकता है जिसमें मीन मोड मीडियन तीनों पूछे जा सकते हैं, वो लॉन्ग आंसर में आपको पुट किया जा सकता है बच्चों, राइट। तो अब इसमें बेसिकली मैं बात करूं, हमारी नॉलेज में होना चाहिए कि मीन मोड और मीडियन क्या होता है, राइट। फर्स्टली जब आपको ये चीजें इन्फॉर्म होती हैं तो आप क्या ना इजीली चीजों को समझ पाते हैं बच्चों। अब बहुत सारे बच्चों को क्या ना फॉर्मूले रटा दिए जाते हैं, उनको पता होता नहीं मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, ठीक है, मीडियन क्या होता है बच्चों। तो मैंने एक एक चीज आपको बारीकी से बताता हूं, ताकि हम इसमें से यदि 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का कोई भी समय ना, वो भी हम मिस ना करें बच्चे, राइट। देखिए अब मीन की बात करें तो क्या होता है ना, किसी भी डाटा का एवरेज बच्चों, जैसे हमारे पास मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक गिनती है बच्चों, 1 2 3 या 4 5 तक गिनती है बच्चों, ठीक है। तो ये 5 जो भी है इन सभी का सम करेंगे और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये तो हो गया बच्चों डायरेक्ट इसका मीन, ठीक है। अब मोड क्या कहता है, मोड में होता है बच्चों जब कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। जैसे यहां पर भी 2 आ रहा है बच्चों, इसमें देखो यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, तो 2 कितनी बार, इसमें 3 बार आ रहा है और इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है। यदि हो भी रहा है तो सबसे ज्यादा बार कौन सा हो रहा है, वो इस नंबर्स का, इस डाटा का बच्चों क्या होगा, मोड होगा, राइट। वो इस डाटा का क्या होगा बच्चों, मोड होगा। तो मोड इसका क्या आ जाएगा, 2 बच्चों। अब मीडियन के अंदर क्या होता है बच्चों, मीडियन के अंदर हमें क्या फाइंड करना होता है, फर्स्टली तो हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना बच्चों। असेंडिंग ऑर्डर मींस यहां पे हम बढ़ते क्रम में लगाएंगे। फर्स्टली 1 होगा बच्चों हमारा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा बच्चों, 5 6 7 और 8 और 9 तक की गिनती है बच्चों, ठीक है। पर आगे पीछे इसको हमें फर्स्टली क्या करना है, अरेंज करना है। अब इसका जो है ना एग्जैक्ट बीच में जो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 उधर है बच्चों, 4 उधर है, बीच में एग्जैक्ट 5 आ रहा है, तो ये इसका मीडियन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारी नॉलेज में होना चाहिए कि मीडियन कहां पर आता है हमारे डाटा के अंदर, मोड कहां पर होता है हमारा, और किसी भी डाटा का मीन कहां पर होता है, राइट। अब मीन की बात करें तो मीन के अंदर हमें ना 3 मेथड बोले गए हैं, जो डायरेक्ट मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब हमें इतने मेथड्स की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों, जब हम किसी चीज को डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, राइट। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी बच्चों, जब कोई डाटा ना बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा वाइड मींस उसमें ना बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं बच्चे हमारे पास, तो डायरेक्ट मीन के अंदर क्या ना काफी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए अब हमें इंट्रोड्यूस किया गया एज्यूम्ड मीन बच्चों, ठीक है। अब एज्यूम्ड मीन में भी यदि डाटा छोटा, ज्यादा छोटा नहीं हो रहा है, तब भी बड़ा है, तो उस कंडीशन में हम बच्चों स्टेप डेविएशन पर जाएंगे, जहां पर जो हमें गिवन डाटा है बच्चों वो काफी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा और हमारे लिए मीन निकालना काफी इजी हो जाएगा। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों, यदि कोई भी आप सम करें तो एज्यूम्ड मीन मेथड से कीजिएगा, काफी बेस्ट मेथड है और काफी इजी कैलकुलेशन हमारी बन
बन जाती है यहाँ पर आकर, राइट। यदि जब बोला जाए कि स्टेप डेविएशन से करना है तब तो आपको स्टेप डेविएशन ही यूज करना है, अदरवाइज आप एज्यूम्ड मीन करेंगे तो वेल बहुत अच्छा रहेगा, राइट। अब बात कर लेते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सम्स की, जहां से एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं या उनके बेसिस पर उन जैसे सम्स आपको मिलेंगे बच्चों, राइट। 90% की गारंटी है बच्चों, बस आपको एक चीज करनी है कि आपको फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है, राइट। एक एक चीज को डिटेल से डिटेल, यदि मैंने ना ये टिप्पी भी लगाई ना बच्चों, आपको इसको भी पूछना है कि ये क्यों लगाई है। तब जब तक हम इस डेडिकेशन को डेवलप नहीं करेंगे ना, तब तक मार्क्स नहीं आएंगे बच्चों। इस चीज को हमें डेवलप करना होगा कि मैथ के अंदर कुछ भी हो रहा है ना, हमें पता होना चाहिए क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है, राइट। तो अब एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट की बात करें तो एक्सरसाइज 13.1 से बच्चों, जहां हमें मेन की बात होती है, सम नंबर 2, 3, 5 एंड 7 को अच्छे से कर लेना है। इंपॉर्टेंट सम्स हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13.2 जहां से हमें मोड की बात होगी बच्चों, मोड के सम हमें मिलने वाले हैं, वहां से दो सेकंड और छठा सम है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। अब बात करें मीडियन की, तो मीडियन में से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होगा जो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेंगे। अब यहां से कई बार ऐसा होता है कि केस स्टडी भी बन जाती है बच्चों, ठीक है, मोड, मीन, मोड, मीडियन के बेसिस पर, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब हम लास्ट चैप्टर करने वाले हैं बच्चों, चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी, राइट। की बात करें बच्चों तो यहां से और इस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से 11 मार्क्स का हमारा कंबाइंड आएगा बच्चों। तो इसके अंदर हमें ज्यादा कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत छोटा सा, बहुत इजीएस्ट चैप्टर रहेगा आपका, राइट। तो इसके अंदर हमारा जो है एक फॉर्मूला है, किसी चीज की भी प्रोबेबिलिटी होना और किसी चीज की प्रोबेबिलिटी ना होना, जो कि हमारी 1 के बराबर होती है बच्चों, राइट। अब ये हमें बिल्कुल अच्छे से यूज करना आना चाहिए कि किस तरीके से हमें इसको यूज करना है बच्चों। अब एनसीईआरटी से बात कर लेते हैं, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे 14.1 से, जिसमें 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 19 बच्चों, ये सब हमारे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे बच्चों, जो कि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आते हैं बच्चों, राइट। और होप इसी के साथ बच्चों ये हमारा जो इंपॉर्टेंट सम क्लास सीरीज था कंप्लीट हुआ। एंड मेरे एंड से बच्चों आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष है कि एग्जाम भी हमारा काफी अच्छा जाए, और होप आपको इस सीरीज से बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिला होगा बच्चों, राइट। पर क्लासेस को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए बच्चों, और मेरे नंबर पर आप जितने भी डाउट्स हैं वो आप यहां पर भेज सकते हैं बच्चों। मैं श्योरली 101% आप लोगों की हेल्प करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।